थम गया है हर लम्हा, रुक गई जिंदगी की रफ्तार है। थम गया है हर लम्हा, रुक गई जिंदगी की रफ्तार है। घर की बंद चार दीवारी में हर तरफ डर का इश्तिहार है। अब छोड़ दे मायूसी, बस तेरे उड़ने का इंतज़ार है। बस तेरे उड़ने का इंतज़ार है। तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तो आओ चलो हम कुछ बात करते हैं और बात कर रहे हैं हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान NCERT पर। अब यहाँ बात करें कि हमारी किताबें जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। सामाजिक विज्ञान की 5 किताबें हैं, जिसमें सबसे पहला भाग इतिहास का, दूसरा भूगोल, फिर तीसरी बात आती है नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र और 5वां इसका भाग है आपदा प्रबंधन का, जिसमें से 4 ही भागों में से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और 5वां भाग जो है वो आपका है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। तो चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इतिहास का पहला टॉपिक, और इतिहास में पहली हमारा जो भाग है वो है भारत का समकालीन विश्व भाग 2। पहला भाग हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और इसमें पहली यूनिट है घटनाएं और प्रक्रियाएं। और घटनाएं कब की, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बात कर रहे हैं जब यूरोप की, तो एक नज़र हम डाल लेते हैं मानचित्र पर। यहाँ विश्व मानचित्र दिखाया गया है और विश्व मानचित्र में जैसे 7 महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में से हम बात करें यूरोप की, तो ये यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में कुछ एरिया जो ये ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, कुछ एरियाज है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में, जिसमें फ्रांस, इसके अलावा यह आ गया जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसके बारे में इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को जान लेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसके सभी बिंदुओं का अध्ययन करने में। तो चलिए अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यहाँ राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्रवाद से पहले एक राष्ट्र क्या है। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो एक निश्चित भूभाग, जिसकी एक केंद्रीय सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एक भाषा हो, वो कहलाता है राष्ट्र। लेकिन 18वीं सदी से पहले अगर हम देखें तो राष्ट्र जैसे मानचित्र में राष्ट्र जैसे कोई भूभाग नहीं नजर आते, क्योंकि उस समय राष्ट्र नहीं थे, बल्कि रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनकी अपनी अपनी बोलियां थी, अपना अपना शासन था, अपनी मानकीकृत इकाइयां थी, एक अपना ही सिस्टम था अपने क्षेत्र को चलाने के लिए। लेकिन बाद में राष्ट्रवाद आया, यानी कि राष्ट्रों का विकास हुआ, धीरे धीरे वो एकजुट हो गए और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, नेशनलिज्म का मीनिंग देखें, तो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी भावना जिसके द्वारा जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता हो, यानी इन सभी दृष्टियों से एक हो वहां के लोग और उनकी संस्कृति एक हो, उस संस्कृति के भागीदार हो, एकीकरण के साथ साझी संस्कृति के भागीदार हो, वो नेशनलिज्म कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रवाद कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे वो छोटे छोटे भूभाग एक हो गए और एक विस्तृत साम्राज्य का, राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हमें जहाँ से देखने को मिलती है इसकी झलक, वो आती है फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया राष्ट्रवाद को, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे भागों में फैले हुए देशी राजा रजवाड़े थे, इनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, लेकिन वो राजा निरंकुश थे। निरंकुश का मीनिंग यहाँ पर जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, जनता का नियंत्रण नहीं था, वो अपने हिसाब से अपने मर्जी से टैक्स लगाते, अपना जो नियम कानून थे वो अपने हिसाब से चलाते थे।
तो यहाँ पर बात आती है कि जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो यहाँ राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आया, संवैधानिक परिवर्तन आया, क्योंकि एक मध्यम वर्ग आया, वो जागृत हुए फ्रांस में कि ये जो अलग अलग नियम हैं, कानून हैं, इनको एक होना चाहिए। तो ये सब एकजुट होकर के उन्होंने राजशाही सत्ता का अंत कर दिया। यहाँ राजाओं का शासन था फ्रांस में और 1789 में उसका अंत कर दिया, उसको खत्म कर दिया राजाओं के शासन को, और वहां पर जनता का शासन उन्होंने लागू कर दिया लोगों ने मिलकर के। तो वहां राजनीतिक परिवर्तन आए, वहां संविधान का निर्माण हो गया, संवैधानिक बदलाव आया। अब कानून एक ही बनने लगे पूरे फ्रांस के लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस और वहां की जो भाषा थी वो भी फ्रांसीसी बना दी गई। एक ही भाषा का, सभी बोलियों को समाप्त करके एक ही भाषा का विकास किया गया, निर्धारण किया गया। अब आता है राष्ट्रीय ध्वज। फ्रांस का एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, उसकी एक भाषा जो फ्रेंच थी उस भाषा को पूरे फ्रांस में लागू किया गया। अब आती है कि शुल्क समाप्ति की बात। आयात और निर्यात में जो चुंगी शुल्क देना पड़ता था, जनता को टैक्स देना पड़ता था, वो अलग अलग राजाओं के शासन में अलग अलग था। यानी कि यहाँ उदाहरण अगर दें कि एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा है तो उसे जितने भी स्थान पार करेगा वहाँ अलग अलग चुंगी, अलग अलग शुल्क उनको देना पड़ेगा। तो इस शुल्क को भी फ्रांस में समाप्त कर दिया गया और एक मापन इकाई का निर्माण किया गया जो बहुत सारी थी, हर क्षेत्र की अलग अलग मापन इकाई थी। तो इन सबको एक कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और फ्रांस से शुरुआत होकर के अन्य देशों में भी इसका विकास हुआ। इसी की आधार पर, इसी की पृष्ठभूमि पर आगे जर्मनी, इटली, इनका एकीकरण भी हुआ। अब यहाँ बात आती है कि 89 से लेकर 1791 से लेकर 95 तक 3 संविधानों का निर्माण हो गया। 3 बार संविधान बने और इन संविधानों में अपने अपने हिसाब से जनता का समूह बना और इनके हिसाब से इन्होंने अपने अपने कानून बनाए, नियम बनाए। अब बात आती है इसके बाद की, यानी 1799 में एक नया संविधान बनाया और एक व्यक्ति का उत्कर्ष यहाँ पर आता है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम पढ़ेंगे अब आगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि फ्रांस में उन्होंने किस तरह का संविधान लागू किया और किस तरह का प्रशासन कायम किया। उससे पहले एक बार फिर आप देख लीजिए कि राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ। मानचित्र पर भी एक नजर डाल दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की और इसमें हमने देखा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, सत्ता पलट दी गई, यानी कि जो राजाओं का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, जनता का शासन वहां लागू हो गया और इससे न केवल फ्रांस में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी राजतंत्र को समाप्त करने का कार्य जो है वो शुरू हो गया। अब 1791 से लेकर 95 तक 3 संविधानों का निर्माण हुआ, कई खूनी क्रांति हुई, अलग अलग प्रशासन चलाया गया, अलग अलग संविधान बने। लेकिन 1999 में बनता है चौथा संविधान, जिसमें कार्यपालिका में 3 कौंसुल सदस्य की एक कार्यपालिका बनी, जिसके अंदर पहला जो कौंसुल बना वो बना नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिसने सेनापति के रूप में अपना जीवन शुरू किया और फ्रांस के अजासियों का रहने वाला, वहाँ उसका जन्म हुआ। धीरे धीरे उसने सेनापति से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि वो फ्रांस का एक दिन राजा बन गया। उसने वहाँ तानाशाही यानी अपनी सत्ता को वहाँ पर स्थापित कर दिया। 1799 के बाद उसने जब कौंसुल बन गया, अब उसने क्या क्या कार्य वहाँ किए, उसने प्रशासन में क्रांतिकारी सिद्धांत लागू कर दिए, यानी कि अपने हिसाब से उसने सारे कानूनों का निर्माण किया, चाहे वो राजा के हित के लिए हो, चाहे वो जनता के हित के लिए। और उसने उसके साथ साथ तानाशाही की भी, यानी अपनी मनमानी शुरू की। और इसी के साथ उसने एक नियम बनाया जिसे कहा गया नेपोलियन संहिता या नागरिक कोड कहा गया।
जिसके अंदर उसने फ्रांस में कुछ बदलाव किए, वहाँ की राजनीति में कुछ बदलाव किए, वहाँ का संविधान का निर्माण किया। ये 1804 में उसने नागरिक संहिता बनाई, जिसमें पहला उसने नियम बनाया कि कानून में सभी व्यक्ति समान है, ना तो कोई छोटा बड़ा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इस तरह की जो समाज में वर्ग थे उस वर्ग विभेद को उसने समाप्त कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया, सामंती और जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी किसान जो थे भूमि के स्वामी थे, लेकिन जब राजाओं का शासन था तो ये लोग अपनी मनमानी करते थे, अपनी मनमर्जी से वहाँ टैक्स लेते, उनसे बेगार करवाते, तो वहाँ के किसानों की स्थिति दासों के बराबर थी। तो उसने क्या किया, भू दासत्व को यानी भूमि पर बेगार की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, और जागीरदारों से जो उनकी संपत्ति थी वो छीन ली, और सामंत व्यवस्था का उसने अंत कर दिया। अब उसके बाद बात आती है कारीगर संघों से नियंत्रण उसने हटा लिया। यानी कि जितने भी संघ थे, व्यापारिक वर्ग थे, कारीगर संघ थे, उनसे शुल्क लिया जाता था। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो रास्ते में उनसे टैक्स लिए जाते थे, चुंगी शुल्क लिया जाता था, जिससे कारीगर और इसके साथ साथ व्यापारी बड़े परेशान थे। तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए और इन संघों को स्वतंत्रता देने के लिए उसने कारीगर संघों से नियंत्रण को हटा लिया, और इसके साथ साथ एक धर्म में उसने सुधार किया। यानी कि उस समय चर्च में क्या था, चर्च का जो प्रमुख अधिकारी था, सबसे पहला धर्माधिकारी सबसे बड़ा, वो था पोप, और पोप के बाद बिशप, आर्क बिशप, ये हुआ करते थे पादरी। तो इन्होंने क्या अपने अब ये जनता के बीच में क्या भ्रम फैलाते हैं कि अगर आप लोग हमारी मानोगे या फिर ईश्वर जो है वो आपने जो पाप किए हैं उन पापों को आप पैसे दे करके क्षमा हो, आप अपनी माफी मांग सकते हो। कहीं पाप विमोचन पत्र जो है उनका भी प्रचलन किया गया, इस तरह की जो बातें थी। और ये विलासी चर्च जो थे, यहाँ के पोप पादरी ये विलासी जीवन व्यतीत करते थे, तो इनकी संपत्ति चर्च की जब्त कर ली। यहाँ के जो चर्च में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास भी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अब अगली बात आती है परिवहन की, कि जितने भी परिवहन के साधन थे उनमें उसने सुधार किया, जिससे व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। संचार के जितने भी साधन थे उनमें भी उसने सुधार किया, और इसके साथ साथ मानकीकृत भार, यानी कि फ्रांस में जितने छोटी छोटी रियासतें थी उनमें अलग अलग तरह के मानक थे, अलग अलग, जैसे नाप तोल के इनके अलग अलग मानक थे, भार की अलग अलग इकाइयां थी। तो नेपोलियन ने क्या किया कि ये भार, ये मान जो था वो एक कर दिया, ये अलग अलग मुद्राएं थी, इन सभी को समाप्त करके, यानी कि उसने एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में या राष्ट्र के रूप में इन सबको एकीकृत किया। उसके बाद एक ही मुद्रा का प्रचलन किया। अलग अलग जगह अपनी अपनी मुद्राएं थी, जिसको जैसे सुविधा थी, लेकिन इससे ये होता कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यापार होता, जब बाजार विकसित होते, तो इसमें बड़ी समस्या आती थी। तो इसी को समाप्त करने के लिए, राष्ट्रवाद को बनाने के लिए, राष्ट्र की भावना को बनाए रखने के लिए उसने एक ही मुद्रा, एक ही भाषा को लागू किया। ये सभी जो नियम हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधार किए इसमें। अब बात आती है कि उसने 99 में बना, लेकिन उससे बाद में 1814 तक आते आते जो उसने नियम बनाए, और इसके साथ साथ उसने कहीं कहीं करों में वृद्धि कर दी, टैक्स में वृद्धि की, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जनता में अलोकप्रिय हो गया। इसी के साथ साथ जब वो सेनापति था, उसके बाद कौंसुल बन गया, राजा बन गया, तो बाद में उसने जो उसके देशों के साथ युद्ध हुए, जिसमें ऑस्ट्रिया है, पर्शिया, इंग्लैंड, इनके साथ जो युद्ध हुए, इनको मित्र राष्ट्र कहा गया, और इन मित्र राष्ट्रों ने इसको हराया, इनसे युद्ध किया। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की गद्दी से हटा दिया गया और उसका पतन हो गया। ये तो बात आती है राष्ट्रवाद की, कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद को शुरुआत करने में। अब बात आती है कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हमने पढ़ लिया राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद के उदय के कौन से रीजन थे। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उससे पहले यूरोप में जैसे इटली, हमने मानचित्र में देखा इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो जब 18वीं सदी से पहले की अगर हम बात करें तो ये कहीं मानचित्र में नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये राष्ट्र बाद में बने, इनका एकीकरण बाद में हुआ, शुरुआत फ्रांस से हुई थी। तो इस यहाँ पर किनका शासन था? उन कैंटनों का और डचियों का, राजाओं का। कैंटन डची यानी वही जिस तरह रियासतें हुआ करती थी, उनका शासन था। और ये बाद में धीरे धीरे एक हुए, इनका एकीकरण हुआ। इनकी सबकी अपनी अपनी संस्कृति थी, अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ये केवल एक राजा के प्रति उत्तरदायी थे। और किस राजा के प्रति? फ्रांस के राजा के प्रति। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये एक हुए और इनका एक साथ इनका एकीकरण हुआ और एक राष्ट्र के रूप में ये उभर कर सामने आए। अब बात करते हैं कि कौन से कारण थे। सबसे पहले आता है कुलीन वर्ग या फिर मध्यम वर्ग या जमींदार वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि जमींदार वर्ग था या कुलीन वर्ग था, संपत्ति के भूस्वामित्व ये हुआ करते थे, इनके पास अधिक धन संपत्ति थी, जमीन थी और किसानों से ये बेगार लिया करते थे। इनका काम केवल और केवल पैसा इकट्ठा करना या दादागिरी कह सकते हैं, इस तरह का काम उनका था अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में। तो जब ये कुलीन वर्ग जब था, इनके पास अधिकार थे, तो इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाया, उद्योग बढ़ाया। तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार की स्थिति सुदृढ़ हुई। व्यापार ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों के साथ में फैला, इनका व्यापार हुआ। और जब व्यापार हुआ तो नए शहरों का विकास हुआ और शहर जो थे उनका और अधिक, गांव जो थे वो शहर के रूप में विकास उनका हुआ, विकसित हो गए। और जब शहरी जीवन विकसित हुआ तो एक नया वर्ग सामने आया जो पढ़ा लिखा वर्ग था, व्यापारी भी वर्ग था, वो था मध्यम वर्ग। और वो चाहता था स्वतंत्रता, यानी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के वो चाहते थे अपना वर्चस्व बनाए रखना। तो ये एक मध्यम वर्ग जो था जिसने राष्ट्रवाद के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद एक शब्द आता है उदारवाद। उदारवादी जो थे ये मध्यम वर्ग और ये बुद्धिजीवी वर्ग, इन दोनों का ही मिश्रण था। ये उदारवादी वर्ग चाहता था स्वतंत्रता, कानूनों के सामने समानता, और इसी के आधार पर राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो अब यहाँ बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। ये उदारवादी राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ? इसमें सबसे पहले इसको लिबरलिज्म कहा जाता है और इसका मीनिंग अगर हम देखें तो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से ये बना है, जिसका मीनिंग होता है आजाद या स्वतंत्रता। जो मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, वो चाहता था कि स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, राजा का किसी भी तरह का अनुचित हस्तक्षेप ना हो। क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने एक तरह का तानाशाह शासन समाप्त कर दिया। हालांकि सुधार उसने किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध अधिक थे, कर अधिक थे। तो ये स्वतंत्रता चाहते थे ये जो वर्ग थे, तो इनका प्रयोग बुद्धिजीवियों के प्रोत्साहन के लिए हुआ, यानी इस वर्ग के लिए हुआ जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये लोग क्या चाहते थे? इसमें पहली बात आती है समानता की। यहाँ स्वतंत्र समानता, कानूनों में सभी समान हो, एक ही कानून सब पर, एक ही नियम सब पर लागू हो। उसके बाद दूसरी बात आती है, क्योंकि यहाँ क्या था कि मत देने का अधिकार, जैसे यहाँ मताधिकार की बात करें तो फ्रांस में क्या था कि वोट देने का अधिकार केवल अधिक संपत्ति वाले लोगों को था और वही केवल पुरुषों को, महिलाओं को इस अधिकार से वंचित किया गया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ समानता तो थी नहीं, क्योंकि मत देने का अधिकार नहीं था, और स्वतंत्रता भी नहीं थी, क्योंकि एक
जो ज़्यादा रुपए पैसे वाला या ज़्यादा संपन्न व्यक्ति था, केवल उन्हीं को अधिकार था। तो इसकी मांग उठाई गई कि क्या हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो और मत देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो, ना कि अधिक संपत्ति वाले को। इसके साथ साथ आता है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या थी कि जब भी व्यापार होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो अधिक से अधिक आवागमन शुल्क देना पड़ता था, चुंगी जिसको बोलते हैं। जैसा कि एक जर्मनी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति जा रहा है और उसे बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो जब जितने भी रास्तों से वो अपना माल लेकर गया, उसमें उसने 11 जगह टैक्स दिया और हर जगह टैक्स की जो सीमा थी यानी कि माप था वो अलग अलग था। कहीं पर 5% ले लिया गया, कहीं पर उससे भी अधिक लिया गया। यानी कि जिस सामान को वो लेकर, जिस वस्तु को वो लेकर गया है, वो धीरे धीरे उस पर टैक्स लगकर और अधिक महंगी हो गई और अगर वो इतनी महंगी नहीं बिकी तो उसका लॉस हो गया। यानी कि इस अर्थव्यवस्था से, इस प्रणाली से भी ये जो व्यापारी वर्ग था, मध्यम वर्ग था, वो परेशान था, दुखी था। तो वो चाहता था कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो मिले और इस पर प्रतिबंध है वो समाप्त हो। तो इसी को बढ़ावा दिया, इसी की शुरुआत की सबसे पहले पर्शा ने 1834 में एक संघ बनाया जिसका नाम था जोल्वेराइन संघ। अब ये जोल्वेराइन संघ क्या था कि जो आवागमन शुल्क है, चुंगी है, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और स्वतंत्रता दी, आर्थिक स्वतंत्रता दी, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। जिससे क्या हुआ कि इस एरिया में कम से कम 30 प्रकार के जो थी मुद्रा थी, 30 से अधिक। और अब क्या हो गई, केवल वहां पर 2 ही मुद्रा रह गई, बाकी सभी मुद्राओं को समाप्त कर दिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आर्थिक भावना मजबूत हुई और मत देने का अधिकार मिला, स्वतंत्रता मिली, समानता हुई। तो इन्हीं के आधार पर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। और अब बात आती है 1815 के बाद की क्या घटना हुई। 1815 का काल आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया। तो अब उसके बाद विश्व मानचित्र में यानी यूरोप महाद्वीप में किस तरह के परिवर्तन हुए, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तो आप बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही।